आज के सेशन में हमने मॉर्निंग में शुरू किया था इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस। इंडिया वेस्ट एशिया रिलेशंस में हम इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है वेस्ट एशियन कंट्रीज के लिए और वेस्ट एशिया की क्या इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने सुबह के सेशन में अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो फिनिश्ड सीरियन क्राइसिस। तो एक टॉपिक हमारा इंडिया वेस्ट एशिया में रह गया है, दैट इज द टॉपिक ऑफ इजराइल पैलेस्टीन। इजराइल इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड इजराइल पैलेस्टीन रिलेशंस। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है ये जानना जरूरी है, तो ये हम आज के सेशन में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अपलोड द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन वेस्ट एशिया वाला, उसके बाद आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट मी अपलोड द पीडीएफ, वेट अ मिनट। गिव मी फ्यू मिनट्स, उसके बाद शुरू करते हैं। तो एक पीडीएफ तो मैंने सुबह अपलोड कर ही दी थी। दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पीडीएफ ऑन इंडिया वेस्ट एशिया, जिसमें इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में पढ़ेंगे। इजराइल एंड पैलेस्टीन। ओके देखिए, लेट द पीडीएफ अपलोड। सो इंडिया वेस्ट एशिया में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को। थोड़ा सा पहले आपको हाईलाइट कर देती हूँ इजराइल एंड पैलेस्टीन के बारे में। इंडिया ने इजराइल को फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था 1950s में। 1950 में ही हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर चुके थे 1950s में कि इट इज अ स्टेट। ये इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया था, लेकिन इंडिया के रिकॉग्निशन के बाद भी जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होगा हमारा, वो बहुत लेट स्टार्ट होगा इजराइल के साथ में। क्योंकि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हम शुरू करेंगे जब इंडिया एक ओपन पॉलिसी शुरू करेगा अपनी एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते। तो हम देखते हैं कि इंडिया विल स्टार्ट इट्स एंगेजमेंट इन 1992। 1992 में एंगेजमेंट होगा शुरू, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे तब एस्टैब्लिश किए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी 2017 के समिट में ये चीज भी हाईलाइट की थी कि इंडिया के जो इजराइल के साथ में रिलेशंस हैं वो फाइनली स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं। ये चीज 2017 में फाइनली आई, ठीक है। दैट जो रिलेशनशिप थी हमारी, उसको अपग्रेड किया गया स्ट्रेटेजिक लेवल पे। एंड हम देखते हैं कि 2018 में जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया में आएंगे। तो ज्यादातर किन किन एरियाज में हम इजराइल के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पता होना चाहिए। सो लेट अस टॉक अबाउट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें हमारा कोऑपरेशन होता है, दैट इज डिफेंस।
डिफेंस सेक्टर में हम कोऑपरेट करते हैं इनके साथ में, डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स पे। इनफैक्ट इसराइल ने, जब कोई कंट्री साथ में नहीं थी, 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी, इसराइल वाज द ओनली कंट्री जिसने हमारी हेल्प की थी। इसके अलावा हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज कोऑपरेशन होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक बहुत असेंशियल एरिया है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी हमारी, क्योंकि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज बहुत यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा है वाटर मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर मैनेजमेंट को लेकर के हमारी एंगेजमेंट होती है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं इसराइल के पास में, वाटर रिफाइनमेंट से लेकर के हम देखते हैं। और इसके अलावा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां पर इंडिया एंड इसराइल की एंगेजमेंट है। अब डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाइज देखें अगर, तो इंडिया इज इजराइल्स लार्जेस्ट बायर ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। डिफेंस वाइज इंडिया यहाँ से मिलिट्री हार्डवेयर इंपोर्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप सिप्री रिपोर्ट देखें, सिप्री रिपोर्ट, आपको सिप्री रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, व्हाट इज सिप्री रिपोर्ट। सो मैं थोड़ा सा आपको सिप्री रिपोर्ट के बारे में बता देती हूँ। Let me first of all write that which report I'm talking about. In fact, इसका मेंशन हमारे 2019 की ईयर बुक में भी किया गया है। So you should know about that too. न्यूक्लियर आर्सेनल से रिलेटेड सिप्री रिपोर्ट। सिप्री रिपोर्ट देखिए, सिप्री रिपोर्ट एक्चुअली में है क्या? सिप्री रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन की एक रिपोर्ट थी जो काफी ट्रेंड कर रही थी। इंटरनेशनली जो आर्म्स ट्रांसफर होते हैं उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट में ये चीज हाईलाइट की गई है कि इजराइल अकाउंटेड फॉर 11% ऑफ इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स। इजराइल से इंडिया में 11%, 11% आर्म्स हम इंपोर्ट करते हैं। 2017 के हिसाब से आई एम टेलिंग यू दैट दिस मच वी डू। एंड इनफैक्ट रशिया हमारा टॉप आर्म सप्लायर है। रशिया से हम इन टोटल 62%, ये तो इजराइल का केस हो गया, रशिया से इंडिया अपने जितने भी आर्म्स इंपोर्ट बाहर से करता है उसका 62% रशिया से करता है। तो यानी अभी भी रशिया कहीं ना कहीं आर्म्स इंपोर्ट में डोमिनेट कर रहा है। इनफैक्ट यूएसए से भी हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत कम है, दैट इज जस्ट 15%। 15%। वेट, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? यस और नो में एक बार बता दीजिए। एम आई ऑडिबल? या ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव टू रिफ्रेश एवरीथिंग, पता नहीं कुछ एरर आ गया था। एनीवेज, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज सिप्री रिपोर्ट से डिस्कस कर रहे थे हम
कि इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप के एरियाज ऑफ कोऑपरेशन कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर कोऑपरेट करते हैं दोनों। एंड इसके अलावा हमने देखा कि सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर आर्सेनल पे रहती है, उसमें हम देखते हैं कि एक तो हमें ये पता चलता है कि इसराइल का 11% इम्पोर्ट हम करते हैं मिलिट्री हार्डवेयर, रशिया से 62% एंड यूएसए से 15% हम इम्पोर्ट करते हैं। ट्रम्प का व्यू, नहीं, ट्रम्प का जो पॉलिसी थी उससे रिलेटेड एक ही व्यू था एंड दैट वाज रिचर्ड कॉल्स्की। और आई थिंक वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं है, बस वही है कि सेंक्शंस लगे हुए हैं ईरान पे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ में और उसके अलाइज के साथ में एंगेज कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ट्रम्प की पॉलिसी यही है विच इज एविडेंट, राइट। एंड सिपरी रिपोर्ट से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम आज इंडिया इजराइल पहले कवर कर रहे हैं चांदनी, इसके बाद हम इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट समझेंगे। तो इन एरियाज पे ये एंगेज करते हैं दोनों कंट्रीज। सिपरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा इजराइल के साथ में हम वी आर इजराइल के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्ट करता है वो इंडिया करता है, ठीक है, इजराइल से। इसके अलावा हम देखते हैं कि जॉइंट वेंचर्स भी हैं हमारे इजराइल के साथ में। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में हम जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो बैराक मिसाइल बनाई गई थी, ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा हम देखते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रहा है। इसके अलावा टेररिज्म को लेकर के जॉइंट वर्किंग ग्रुप है हमारा इजराइल के साथ में, टेररिज्म को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से। दूसरा हम देखते हैं बॉर्डर मैनेजमेंट के एरियाज में भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पे, पब्लिक सेफ्टी मैटर्स पे, पुलिस को मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड करने के, उससे कैपेसिटी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव से कि साइबर क्राइम को कैसे कॉम्बैट किया जाए एंड इन सभी पे कमिटीज हमने बनाई हैं इसराइल के साथ में। तो यानी क्या देखने को मिलता है हमें कि डिफेंस और सिक्योरिटी मैटर्स पे दोनों कंट्रीज आपस में बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर कर रही हैं एंगेज, ठीक है। दिस इज व्हाट वी सी एंड Barak, I was talking about Barak 8 missile. Have you heard of this? बैराक मिसाइल साथ में मिलकर के हमने बनाई है इजराइल के साथ में। नो यू हैव नॉट, ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। बैराक मिसाइल को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी बोला जाता है, ठीक है। ये इंडो इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डिजाइन किया गया है कि कोई भी टाइप का अगर हवा में से कोई थ्रेट आता है, जैसे एयरक्राफ्ट हो गए ऊपर से, या हेलीकॉप्टर्स हो गए, या एंटी शिप मिसाइल्स आती हैं, ठीक है, कोई भी आता है, कोई भी ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल्स आती हैं, क्रूज मिसाइल्स आती हैं, कोई जेट है, तो इन बैराक मिसाइल्स के चलते हम काउंटर कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो बैराक मिसाइल इनफैक्ट काफी न्यूज में था, आई डोंट नो अभी आपको, चलो कोई बात नहीं, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से है। अच्छा, वेन एवर यूल बी कवरिंग दिस करंट अफेयर्स, तो उसमें कुछ सेक्शंस रहेंगे, जिसमें से एक सेक्शन रहेगा डिफेंस का सेक्शन, जिसमें ये सभी मिसाइल्स का आपको पता होना चाहिए, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, अग्नि मिसाइल, जॉइंट वेंचर है। नाउ बैराक मिसाइल, एम आई ऑडिबल? ये बार बार यहीं से रिफ्रेश हो रहा है अपने आप ही, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है शायद पीछे से। Let me, yes, am I audible?
Am I audible? अच्छा, एक काम करो, अभी नेक्स्ट टाइम जब ये फ्रीज होगा ना, आई एम ओपनिंग माई टेलीग्राम ग्रुप में, मुझे साथ ही साथ पिंग कर देना, पुटिंग माई नोटिफिकेशंस ऑन रिंगर सो दैट आई कैन गेट नोटिफाइड डायरेक्टली। ठीक है, पीछे से कोई इशू है आई थिंक, ये बार बार आज प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवेज, तो अभी तो आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में मैं आपको बता रही थी कि दिस चिन्मय, बैराक मिसाइल इज अ जॉइंट वेंचर, साथ में मिलकर के काम किया है। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड इजराइल। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का पता होगा आपको चिन्मय, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया एंड रशिया ने साथ में मिलकर के इस पे काम किया है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जॉइंट वेंचर है। सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हम देखते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हमको ये देखने को मिलता है, इनके बीच में जॉइंट वेंचर। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे, पब्लिक सेफ्टी पे, बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट साइबर क्राइम पे भी दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं साथ में मिलकर के, साइबर क्राइम पे। नेक्स्ट थिंग वी सी इज दैट इस केस में डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे जो इंडिया और इसराइल की कोऑपरेशन है, ठीक है, मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, उस पे प्रोफेसर पी आर कुमारस्वामी ने कुछ अपनी व्यूज रखे हैं। प्रोफेसर पी आर कुमारस्वामी, प्रोफेसर पी आर कुमारस्वामी का क्या कहना है? ही सेज दैट कि जो इंडिया एंड इसराइल के बीच में मिलिट्री सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, उसको कैश एंड कैरी मोड से आगे जाने की जरूरत है। यानी मतलब अभी क्या होता है कि इंडिया यहाँ से कैश एंड कैरी मोड क्या है कि इंडिया कैश में यहाँ से खरीद लिया कोई इक्विपमेंट और लेकर के चले गए, कैरी करके इंडिया लेकर के चले गए। ठीक है, इससे ज्यादा जॉइंट वर्च, जॉइंट रिसर्च, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट एक्सपोर्ट, दूसरे पार्टीज को साथ में डेवलप करके तीसरी पार्टी को एक्सपोर्ट करें, उनको बेचे, ये करने की जरूरत है। सो व्हाट ही सेज इज दैट इंडिया नीड्स टू गो बियॉन्ड दिस कैश एंड कैरी मोड, एंड हमको जॉइंट वेंचर पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहेगी, जिससे कि हम ये सेम प्रोडक्ट्स जो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, ये थर्ड पार्टीज को हम सेल भी कर सकते हैं। वी कैन सेल इट टू थर्ड पार्टीज। तो इनका कहना है, देखिए जो भी कंट्रीज होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि दे डू नॉट वॉक द टॉक व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ही ऑप्शन रहता है। तो पब्लिक और प्राइवेट इंडियन ग्रुप्स जो होते हैं, दे वुड हैव टू इन्वेस्ट, इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कुछ सेंसिटिव मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में इसराइल की, वहां से हमें टेक्नोलॉजीज तब मिल पाएंगी। जो कहने की बात होती है, वरना तो कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है, असली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तब होता है जब आप इन कंपनीज में, जो मिलिट्री और नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इसराइल की, इसमें इन्वेस्ट करोगे, तब आपको ये सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज रियल मायने में ट्रांसफर होती हैं। तो प्रोफेसर पी आर कुमारस्वामी इसी चीज को हाईलाइट करते हुए हमको ये चीज बताते हैं। दूसरा हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सेक्टर से इनका सेकंड एरिया ऑफ कोऑपरेशन आ जाता है। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल सेक्टर में भी हम देखेंगे कि अभी इतना ट्रेड नहीं हो रहा है उस हिसाब से जितना होना चाहिए। इनफैक्ट इसराइल ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कुछ पिछले कुछ सालों में ही कि इंडिया, चाइना एंड जापान के साथ में मिलकर के ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है कि एंगेजमेंट को, अपना इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं इंडिया इसराइल की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है चाइना के बाद एशिया में। पहले तो एशिया के साथ करती है, फिर हांगकांग के साथ, उसके बाद इंडिया के साथ ज्यादा एंगेजमेंट रहती है इसराइल की।
ठीक है। एंड इसके अलावा हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में भी काफी स्टेक्स रख सकती हैं हमारी जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, क्योंकि इसराइल के पास में जो तेल अवीव है, दिस इज तेल अवीव, लेट मी शो यू, दिस इज तेल अवीव, यहाँ दिख रहा है आपको, दिस इज तेल अवीव, ये तेल अवीव है। तेल अवीव पहले कैपिटल हुआ करती थी इसराइल की, अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर जेरूसलम है, ये शिफ्ट कर दी गई है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे पूरा। लेकिन तेल अवीव के कोस्ट के पास में यहाँ पर बहुत ह्यूज रिजर्व मिला है इसराइल के पास में मेडिटेरेनियन सी में ऑयल एंड गैस का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी एक अट्रैक्शन का सोर्स है। नेक्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर के रिलेशन में अगर हम देखें तो ये दोनों कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं एग्रीकल्चर में भी। इसराइल के पास में एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजीज हैं, हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन की, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने की। इनफैक्ट हमारे जो इंडिया में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स हो गए, टेक्नोलॉजी होगी, माइक्रो इरिगेशन, नर्सरी मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें पर्टिकुलरली हरियाणा एंड महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट की जा रही है इंडिया में। यहाँ हरियाणा एंड महाराष्ट्र ने इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन सभी टेक्नोलॉजीज से जो इसराइल से ली जा रही हैं एग्रीकल्चर एंगेजमेंट करके। इसके अलावा इसराइल की ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी बहुत कम लगता है जब आप फसलों को पानी देते हो। अभी जैसे इंडिया में क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी डाला आपने और पूरा खेत भर दिया, तो इससे कितना ज्यादा पानी लगता है, आधे से ज्यादा तो वेस्ट हो जाता है। तो जहां जहां पर क्रॉप होती है, ड्रिप इरिगेशन की बात की जा रही है, इस तरीके के चैनल्स बनते हैं जिसमें बहुत कम पानी की यूज होती है। आज के टाइम पे ऐसी टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी यूज की जा रही हैं। जैसे इंडिया में एक कंपनी है जैन इरिगेशन, इन्होंने 100% स्टेक्स एक्वायर किए हैं इसराइल के ड्रिप इरिगेशन कंपनी के। ठीक है, उसको खरीद लिया, 100% स्टेक्स हैं इनके। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया। ठीक है, यस, डायरेक्टली टू द रूट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इनके पास में टेक्नोलॉजीज हैं। वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड देखिए, इसराइल को बोला जाता है लैंड ऑफ इनोवेशन वाटर मैनेजमेंट के केस में, क्योंकि 2013 में जितना टोटल वाटर अवेलेबल था इसराइल के पास में, ऑलमोस्ट 16% पानी जो इसराइल के पास में था, वो जो सी वाटर है, जो मेडिटेरेनियन का वाटर है, वहां से डीसैलिनेट करके इन्होंने वो पानी यूजेबल बनाया है, रिसाइकल करके। और बाकी जो पानी ये यूज कर रहे थे उसका 22% ये वेस्ट वाटर रिसाइकल करते हैं। तो हम देखेंगे कि इनफैक्ट इरिगेशन वाटर जो इसराइल में यूज किया जाता है, ऑलमोस्ट 62% ऑफ इरिगेशन वाटर वो रिसाइकल वे में, ब्रैकिश वाटर जो होता है वहां से आता है। तो रिसाइकलिंग में काफी ज्यादा आगे है, और इसमें वाटर मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ये इंडिया को भी हेल्प कर सकता है। इसमें एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर निकोलस बैरल ब्लेरल, प्रोफेसर निकोलस ब्लेरल का क्या कहना है ऑन द रोल ऑफ इंडियन स्टेट्स इन इंडिया इसराइल रिलेशंस की। ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की, इसराइल प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो पर्सनल केमिस्ट्री है, इसके चलते हम बायलेटरल टाइज को और भी नई हाइट्स पे पहुंचा सकते हैं, जिसके चलते हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप को, वी कैन डाइवर्सिफाई इट। अभी फिलहाल हम देखेंगे तो सिक्योरिटी सिचुएशन के हिसाब से, स्पेशली ईरान को लेकर के अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इंडिया और इजराइल नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि हम ईरान के साथ में एंगेज करते हैं, इजराइल इज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन काउंटर करने की बात आती है जब भी टेररिज्म को, तो इसमें दोनों ही कंट्रीज साथ में रहती हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब चीजें अच्छी चल रही हैं, देयर आर ड्रॉबैक्स इन इंडिया इजराइल रिलेशंस। जैसे इंडियन साइड से हम देखते हैं कि जो चीज हम कहते हैं इसराइल को, जो प्रॉमिस करते हैं, उसको हम डिलीवरी उसकी नहीं कर पाते हैं, तो देयर इज अ डिलीवरी डेफिसिट। वी डोंट वॉक द टॉक, जो हम बोलते हैं वो हम करते नहीं हैं इसराइल के साथ में। डिसीजन मेकिंग हमारी बहुत ज्यादा कम्बरसम है, और उसका कहीं ना कहीं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से काफी लिंक है, क्योंकि डोमेस्टिक में हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, एंड बिकॉज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन, आपको पता है कि पैलेस्टीन के साथ में हमारे अरब्स और मुस्लिम के नेचुरली यहाँ पर लीनिंग हो जाती है मुस्लिम्स की। दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस दैट क्विकली। रेड टेपिजन अलग रहता है,
Apart from that, we see that Israeli side पे Israel don't have the size as per the scale. जैसे कि 25 रिसर्च सेंटर्स इंडिया में है, ठीक है, एंड स्टिल हम देखते हैं कि काफी इसमें भी जिस हिसाब से काम होना चाहिए उतने तेजी से काम नहीं हो रहा है। तो व्हाट वी सी इज डोमेस्टिक पॉलिटिकल एंगल अलग प्ले करता है इंडिया की इजराइल पॉलिसी में। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट की जो अभी पैलेस्टीन को लेकर के जो भी स्टैंड है, ठीक है, वो मेजोरिटेरियन माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं। जैसे प्रोफेसर PR कुमारस्वामी का कहना है कि इंडिया की जो इसराइल की पॉलिसी है वो एक डोमेस्टिक इशू है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स एन इंटरनेशनल इशू, इसराइल को लेकर के हमारा डोमेस्टिक इशू है ये। बिकॉज खिलाफत स्ट्रगल से जब भी देखो आप 1920 से इंडियन नेशनलिस्ट ने पैलेस्टीन के क्वेश्चन पे इस्लामिक प्रिज्म से ही हमेशा से सोचा है। पैलेस्टीन की चाहे रिकॉग्निशन और ये सब चीजें हो, सो वी सी दैट कि कहीं ना कहीं गांधी वॉज इवन अगेंस्ट इट। विवेक काटजू का भी सेम कहना है, क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स देखिए दे शेयर रिलीजन विद पैलेस्टीनियंस, एंड ये सोचना गलत होगा कि ये फैक्टर नहीं आएगा जब भी इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करने जाएगा फॉरेन रिलेशंस में किसी कंट्री के साथ में। तो रिलीजियस सेंटिमेंट शुड नॉट बी अ मोटिवेशन फॉर फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर डोमेस्टिक इशू ना हो करके विवेक काटजू का कहना है कि हमें नेशनल इंटरेस्ट परस्यू करना चाहिए रादर देन थिंकिंग अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हो, वहां पे आपकी कंट्री के लिए जो चीज फायदेमंद है, यू शुड बी टॉकिंग अबाउट दैट रादर देन रिलीजियस सेंटिमेंट के बेसिस पे आप कोई एक्शन प्लान ऑफ एक्शन डिवाइस करो। सी राजामोहन खैर काफी प्रैग्मेटिक है इसको लेकर के। उनका मानना है कि चाहे राइट हो लेफ्ट हो, बेसिकली इंडिया की जो एंगेजमेंट रहेगी इसराइल के साथ में एंड मिडिल ईस्ट के साथ में, ये डिटर्मिन होनी चाहिए प्रैक्टिकल बेसिस पे। प्रैक्टिकल बेसिस पे देखिए इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इसका काफी ह्यूज इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। कैसे ये इस पूरे रीजन का डिबेट होता है इंडिया में, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये इसकी वजह से इंडिया अपना मिडिल ईस्ट का जो स्टैंड है वो ना चेंज करे, ठीक है। दिस इज व्हाट ही बेसिकली टेल्स अस। सो लेट अस टॉक अबाउट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है इसराइल और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में, इस इशू में। विल टॉक अबाउट दैट। तो देखिए शुरुआत ऐसे होती है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इनट्रैक्टेबल कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट जब भी शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है और जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, साथ में बात होती है एक और ग्रेव कॉन्फ्लिक्ट की, विच इज इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जैसे इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोला जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का खत्म नहीं हो सकता ये कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सेम तरीके से हम देखते हैं कि इसराइल और पैलेस्टीनियन का भी बोला जाता है। So it is rooted in a disputed over land claimed by Jews as their biblical birthright. Actually में हो क्या रहा था, all over the world जो Jewish लोग थे, they belong to very affluent community, affluent थे, बहुत rich थे, ठीक है, Jewish लोग। एंड इनके साथ में लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, बीइंग कि इनका जो रिलीजन है, इनके रिलीजन को एसोसिएट किया जाता है कि इन्हीं की वजह से जो जीसस क्राइस्ट थे बेसिकली दे ही गॉट यू नो दे वर द वन टू मर्डर, इस तरीके से। तो इनकी डेथ के लिए इनको ब्लेम किया जाता है। तो वहां से शुरुआत होती है इनके रिलीजन के अगेंस्ट में, इसीलिए हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन काफी होता था। और वैसे भी जब रोमन एम्पायर और ये सब आ जाएगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे रिलीजन बहुत ही प्रेवलेंट था। सो व्हाट वी सी इज कि जियोनिस्ट मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट होती है, बिकॉज इनके साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था इतना, धीरे धीरे करके ये इनका अपना खुद का कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है। तो जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होती है, एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पर इनका होली श्राइन है बेसिकली जेरूसलम में। तो ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ये पूजा वूजा करने के लिए जाते थे ये लोग। एंड हम देखते हैं कि जियोनिस्ट मूवमेंट में
ये डिमांड की जाएगी कि सभी जो पूरी दुनिया के जूश हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होंगे और अपना खुद का एक स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके माइग्रेशन शुरू होती है, और 1917 में अगर आप माइग्रेशन देखोगे तो इस लेवल पे थी। आगे 1947 तक आते आते और ज़्यादा हो गई। बीइंग क्यों और ज़्यादा हो गई? बिकॉज हिटलर के टाइम पे और भी परसिक्यूशन हो रहा था जूइश कम्युनिटी का, जिसके चलते बहुत तेज़ी से माइग्रेशन हुआ। एंड हम देखेंगे कि 30 सालों के अंदर अंदर ये पूरा पैलेस्टीनियन हुआ करता था। ये पूरा ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पूरा पैलेस्टाइन था। आज अब देखोगे 1947 में, 1947 तक आते आते ये जो येलो पार्ट होगा ये पूरा इजरायली जो लोग होंगे यहाँ पर इस पे अपना डोमिनेंस बना लेंगे। अब क्योंकि पैसा बहुत था इन लोगों के पास में, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के सबसे पहले लैंड खरीदना शुरू करेंगे। सपोज ये सभी पैलेस्टीनियन के घर हैं, तो एक घर यहाँ खरीद लिया इन्होंने, एक घर यहाँ खरीद लिया ज्यादा पैसे देके, एक यहाँ खरीद लिया, ठीक है, और एक यहाँ खरीद लिया। धीरे धीरे करके क्या होगा, एक दो और खरीदते गए। ठीक है, अब जो बाकी के जो घर बचेंगे जहां पर पैलेस्टीनियन रहते हैं, इनको फोर्स आउट किया जाएगा। अगर ये बेचना भी नहीं चाह रहे हैं तो फोर्स आउट किया जाएगा बेसिकली, ताकि यहाँ से निकले और एक जोग्राफिकल एरिया में सिर्फ जूइश लोग ही कॉन्सेंट्रेटेड हों। इस तरीके से अपनी ये टाइप ऑफ कॉलोनी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, एक एरिया इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। और जिस हिसाब से देखिए इसराइल की इंटेलिजेंस अगर आप देखोगे, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। एंड डिफेंस वाइज भी इसराइल काफ़ी है। इनफैक्ट पॉपुलेशन वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो माइनॉरिटी में है, लेकिन इट इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री। इनकी बहुत स्ट्रांग लॉबी यूएसए में भी क्रिएट हुई हुई है, जिसकी वजह से यूएस जो है इसराइल का एलाई है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन लोगों ने इसराइल में सॉरी यूएसए में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो करता ही है। आपको वैसे भी बताया है कि दैट यूएसए इज अ डीप स्टेट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि यूएसए एक डीप स्टेट है जिसमें पावर एलिट्स जो हैं वो सारे डिसीशंस लेते हैं। पावर एलिट्स मतलब ये वो लोग हैं, ये वो पावर एलिट्स हैं जो सारे डिसीशंस लेंगे। तीन कैटेगरीज हैं इसमें। एक तो फेडरल पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, प्लस इसमें आते हैं आर्मी ऑफिशियल्स, और इसके साथ में तीसरी कैटेगरी हमारी आती है पावर एलिट में, बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस, बिग कॉरपोरेट हाउसेस। तो ये बिग कॉरपोरेट हाउसेस में बहुत सारे ऐसे जूइश बिजनेस हैं जो बहुत एफिलेंट हैं, एंड इनकी लॉबी बहुत स्ट्रांग है यूएसए में। सो व्हाट वी सी इज कि यहाँ से फिर यूएसए एलाई बना है। एनीवेज ऐसा पहले नहीं था। तो जूइश को ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, और इनको बोला जाता था दैट इनका कल्चर काफी फॉरेन है। सो 1897 में जूइश लोग स्टार्ट करेंगे अपनी जियोनिस्ट मूवमेंट। ये परसिक्यूशन को एस्केप करने के लिए ये अपना एक स्टेट बनाने की बात करेंगे अपनी एंसेस्ट्रल होमलैंड पे, जिस स्टेट का नाम होगा इजराइल। इसराइल क्यों बोला जाता है? इसराइल बोला जाता है जो इनके ये इनके रिलीजन से बेसिकली एसोसिएटेड है, कि ये अपने आप को एक पर्टिकुलर इंसान थे जिनको गॉड ने ब्लेस किया हुआ था, तो ये मानते हैं कि हम सभी उनके बच्चे हैं। उसका मतलब होता है इसराइल। तो इसराइल अपने एंसेस्ट्रल होमलैंड का नाम इन्होंने रखा। एंड द वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे क्रिएट की गई। ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई ताकि जूइश होमलैंड बनाया जा सके पैलेस्टीन में। ठीक है, जिसके चलते बहुत सारे जो जूइश लोग होंगे धीरे धीरे पैलेस्टीन में माइग्रेट करना शुरू करेंगे। यहाँ पर जमीन खरीदना शुरू करेंगे, सेटल डाउन होना शुरू करेंगे। तो 1916 के आते आते हम देखेंगे कि पैलेस्टीन ब्रिटिश कंट्रोल में आया। क्योंकि कैसे कंट्रोल में आएगा, आपको पता होगा 1914 में वर्ल्ड वॉर वन शुरू होगी, और वर्ल्ड वॉर वन शुरू होगी और खत्म होगी 1919 में। ठीक है, तो इस टाइम पे हरा दिया सारे कंट्रीज को। ठीक है, ब्लेम हालांकि जर्मनी पे डाला गया, लेकिन पूरे मिडल ईस्ट में उसी टाइम खैलिफेट एंड हुआ था। ठीक है, यहाँ पे टर्की में हम देखेंगे, जिसके चलते खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट होगा। एंड एट द सेम टाइम वी सी दैट कि जो मेजर प्लेयर्स थे इनके बीच में पूरा डिसीजन हुआ कि किसके हिस्से क्या आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पैलेस्टीन था उस टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल में आया, कि ब्रिटेन इसको कंट्रोल करेगा। एग्रीमेंट साइन हुआ था
ये एक बहुत सीक्रेट एग्रीमेंट साइन हुआ था ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच में, जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से रिलीज नहीं किए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अग्रीमेंट कि ये इसके कंट्रोल में रहेगा, और इसके चलते यहाँ से जो ओल्ड ऑटोमन टर्किश एम्पायर था उसका डिवीजन किया गया, ठीक है, अबॉलिश करके खलीफेट। वी सी दैट दिस विल बी डन। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं दैट आगे जाकर के लेटर बाल्फोर डिक्लेरेशन होगा, जिसके चलते ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी होंगे जेम्स बाल्फोर, ये अग्री करेंगे कि जूइश होमलैंड बनाया जाएगा। जब ये ब्रिटेन के अंडर में आएगा तो दे विल बी रेडी कि ठीक है, वी आर रेडी टू मेक इजराइल एज अ इजरायली होमलैंड हम बनाएंगे जूइश लोगों के लिए। तो आगे जाकर के 1930s में जब नाजी पावर में आएंगे, ठीक है, जब हिटलर आ जाएंगे और हम देखेंगे तो जूइश इन्फ्लक्स और ज्यादा बढ़ने लगा। अब तो लाखों लोग यहाँ पर आने लगेंगे, धीरे धीरे सेटल करने शुरू करेंगे यूरोप से पैलेस्टीन में, क्योंकि जब नाजी पावर में आएंगे तो आपको पता है हिटलर तो परसिक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, तब लाखों लोगों का यहाँ पर माइग्रेशन। एंड हम देखेंगे कि अब जब माइग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले से ही कुछ अरब लोग रह रहे थे, तो इनको अब थ्रेट लगेगा। अरब लोग, ये मुस्लिम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, दे विल सी इट एज अ थ्रेट एंड ये फाइट करने की कोशिश करेंगे। और जब ये फाइट हो रहा था, ये था ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट बस देख रही थी, जो भी वॉयलेंस चल रहा था कोई एक्शन नहीं इसके अगेंस्ट लिया गया। 1947 में जब भारत भी आजाद होगा, उसी टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो वैसे भी काफी कॉलोनीज का लॉस हो ही चुका था धीरे धीरे करके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये इशू अब खुद हैंडल ना करके यूनाइटेड नेशन को दे देगी, बिकॉज 1945 के बाद तो आपको पता है यूनाइटेड नेशन बन जाएगा, ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। तो अब रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि पैलेस्टीन का क्या होगा, क्योंकि अब इसराइल लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जूइश लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड इसराइल में रहेंगे, तो इसका क्वेश्चन खुद ना डिसाइड करके ये चीज यूनाइटेड नेशन को सौंप दी गई। और यूएन क्या डिसाइड करेगा, यूएन वोट करेगा कि इन दोनों लैंड को स्प्लिट कर दो। जैसे यूनाइटेड नेशन का हम देखेंगे, जैसे ब्रिटेन का आइडिया था कि इंडिया, डिमांड तो आ रही थी इंडिया पाकिस्तान को, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट ना की जाती तो इसको रोका भी जा सकता था, बट फाइनली ये चीज इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट किया जाएगा। अब यूनाइटेड नेशन भी इंडिया एंड पाकिस्तान की ही तरह ये डिसाइड करेगा कि इसराइल और पैलेस्टीन अलग अलग हो जाए, स्प्लिट हो जाए। तो जूइश जो लोग थे, इन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने अपनी इसराइल कंट्री का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अभी तक जितना समझाया समझ में आया? Am I going too fast? Okay. देन इसराइल में हम देखते हैं दैट मैप वाइज भी अभी समझाते हैं, इस तरीके से होगा। तो अब क्योंकि ऑब्वियसली जो इसराइल है ये इंडिपेंडेंट कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर देगा, यूएन में ये चीज ऐसी वोट की जाएगी पार्टीशन के लिए, तो अरब लोग जो मुस्लिम लोग होंगे यहाँ पर, दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट, तो ये फाइट करेंगे इसराइल के अगेंस्ट में। तो हम देखते हैं कि 1948-49 में वॉर डिक्लेयर करेंगे। तो अरब्स को, जब ये इसराइल क्रिएट हो रहा था, इनको ये चीज लगी कि हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कि हमको हमारी ही जमीन से निकाला जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई 1948 में अरब स्टेट्स जो होंगे, इंक्लूडिंग दिस इजिप्ट, ये है सिनाई पेनिनसुला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजिप्ट में ही आता है आज के टाइम पे। एक टाइम होगा जब इसराइल यहाँ पर इसको पूरे को ऑक्यूपाई कर लेगा, इजिप्ट से ले लेगा, जबकि देखिए इजिप्ट बहुत बड़ी कंट्री है उसके बावजूद। सो वी सी दैट कि एक तो अरब स्टेट होगा इजिप्ट का, दिस इज जॉर्डन, एंड इसके अलावा यहाँ है सीरिया, सीरिया के बियॉन्ड है इराक, ये सभी क्या करेंगे, इसराइल पे वॉर शुरू कर देंगे, ठीक है, दे डिक्लेयर वॉर ऑन इसराइल। और इसी टाइम पे हम देखते हैं कि ये जो यूएन रेजोल्यूशन आया था जिसमें पार्टीशन की बात की गई थी, इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। इंडिया इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इनफैक्ट गांधी ने इस बारे में बोला था कि इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन हम देखेंगे आगे जाकर के 1950s में इंडिया जो है रिकॉग्नाइज कर देगा इसराइल को 1950 में। जब ये वॉर खत्म हुई तो हम देखेंगे कि इसराइल इस वॉर को जीत जाएगा। देखिए 4 कंट्रीज हैं, इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है, 4 कंट्रीज इसराइल के
साथ में वॉर कर रही है, जबकि ये लोग छोटी सी टेरिटरी हैं, लोग यहाँ पर अभी रिसेंटली ही माइग्रेट किए हैं, इनके पास कितने ही रिसोर्सेज होंगे, स्टिल इजराइल विल एमर्ज विक्टोरियस। सो वी सी दैट साथ ही साथ जब ये वॉर जीतेगी तो इजराइल क्या करेगा, अपनी टेरिटरी इंक्रीज कर लेगा धीरे धीरे करके। यानी 1947 में आपको दिखेगा कि यहाँ तक था इजराइल, लेकिन वॉर होने के बाद में ये इंक्रीज हो जाएगी इस लेवल तक की। यानी अब ये जो ब्लैक रीजन बचा है, दिस इज वेस्ट बैंक, एंड दिस वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ये छोटी सी जो जगह है, इसको बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। तो इस तरीके से ये एक्सटेंड कर जाएगा, अपनी एक्सपैंड कर जाएगा इस टेरिटरी में। ठीक है, देन वी सी दैट वॉर के चलते बहुत सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो तो या तो छोड़ के भाग जाएंगे यहाँ पर इसराइल से, या फिर इसराइल के बॉर्डर्स पे रिफ्यूजी कैंप्स में सेटल हो जाएंगे, ठीक है, आसपास, जिसकी वजह से रिफ्यूजी क्राइसिस भी शुरू होता है। ऐसे शुरू होता है बेसिकली यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन लोगों का रिफ्यूजी क्राइसिस है, इस वॉर के बाद आगे शुरू होगा। अल्टीमेटली यहाँ पर होगा क्या कि आगे जाकर के यहीं से, इसी रिफ्यूजी क्राइसिस के चलते, अब देखिए जहां पर भी रिफ्यूजी होता है दैट इज द परफेक्ट फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिक्रूटिंग दी टेररिस्ट्स बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर रेडिकलाइज आसानी से किया जा सकता है लोगों को रिफ्यूजी कैंप्स में, बिकॉज उनके साथ गलत हुआ होता है, तो वो लोग वैसे भी वेट कर रहे होते हैं कि हमारा कोई कुछ करे, भलाई करे कोई सरकार, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है, तो यहाँ से रेडिकलाइजेशन शुरू हो जाता है। सो वी सी दैट इस रिफ्यूजी क्राइसिस के चलते आगे जाकर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी PLO, विच इज द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अपनी आज़ादी के लिए ये लोग बेसिकली अपनी लैंड वापस लेने के लिए 1964 में ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आगे बनाई जाएगी। तो इसराइल की ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वॉर हुई थी, आगे जाकर के इसराइल की वॉर होगी दोबारा से 1967 में। इसराइल की तो आप देखो सबसे पहले ये पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था, ठीक है। दूसरी चीज, इसी में ही जब ये वॉर होगी इस टाइम में 1967 में ही, तो हम देखेंगे कि 1967 में जब वॉर होगी सीरिया के साथ में भी ये सभी कंट्रीज दोबारा वॉर करेंगी, तो यहाँ से अब दोबारा हरा करके इसराइल यहाँ से फर्दर और एक्सपैंड करेगा। तो इसराइल में अब ये जो गोलन हाइट्स आपको दिख रहा है, दिस इज द गोलन हाइट्स, ये पहले सीरिया का पार्ट हुआ करता था, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आज के टाइम पे, लेकिन ये इसराइल के कंट्रोल में है, ये इसराइल ने एनेक्स की हुई है। हालांकि इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बट दिस इज द गोलन हाइट, इसी वॉर के अंडर में कैप्चर की। देन हम देखते हैं यहाँ पर ये जो गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, तो इसी का पार्ट था। दिस सिनाई पेनिनसुला, ये सिनाई पेनिनसुला पास में दिख रहा है आपको, ये भी कैप्चर किया था, लेकिन आगे जाकर के सिनाई पेनिनसुला को वापस से पीस अकॉर्ड साइन होगा 1979 में, इसको वापस कर देगा इसराइल। आगे दिखता है ये वेस्ट बैंक जो आपको दिख रहा है, और ये जो ईस्ट जेरूसलम है इधर वाली साइड, ठीक है, 1967 में जॉर्डन से बेसिकली ये भी कैप्चर किया जाएगा एक तरीके से, एंड इजराइल कंटिन्यूज टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक इवन टुडे। सो वी सी दैट स्टेटस कुछ ऐसा है कि यहाँ से शुरू हुआ, कोई इजराइल नहीं था पहले, सिर्फ पैलेस्टीन था, धीरे धीरे करके ये बढ़ेंगे आगे, यहाँ पर सेटलमेंट होगा 1947 तक, जब तक रिजल्ट आएगा कि यूनाइटेड नेशन के पास में रही, यूनाइटेड नेशन इसको दो लैंड्स में डिवाइड करने की बात करेगा, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में जब वॉर होगी 1948 की वॉर के बाद में इतना एक्सटेंट बढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके गोलन हाइट्स भी आ जाएगा, यहाँ से सिनाई पेनिनसुला भी आ जाएगा, 1967 की जब वॉर होगी तब वो भी आ जाएगा, एक्सपैंड होगा फर्दर। फिर आगे देखते हैं 1967 की वॉर एक्चुअली में बहुत फेमसली नोन एज 6 डे वॉर है ये, इट इज नोन एज अ 6 डे वॉर, 6 दिन की वॉर हुई थी, जिसमें इसराइल प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। एक्चुअली में सबसे पहले यही स्ट्राइक करेगा इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इन सभी कंट्रीज पे, और कैप्चर कर लेगा गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम जॉर्डन से, सिनाई पेनिनसुला एंड गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से। इसमें सिर्फ सिनाई पेनिनसुला वापस किया गया है, गाजा स्ट्रिप नहीं वापस किया गया है। आज के टाइम पे जो वेस्ट बैंक आपको दिख रहा है, वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप, ये दोनों पैलेस्टीन है, दिस इज पैलेस्टीन टुडे। तो 1967 की वॉर इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी बिकॉज इसके चलते इसराइल ने गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक का कंट्रोल लिया, पहले नहीं था, ठीक है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं दीज आर द ट्रू टेरिटरीज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो गाजा एंड वेस्ट बैंक
को ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के नाम से जाना गया उस टाइम पे। तो शुरुआत ऐसे होती है 1947 में, आप देख सकते हैं दिस इज द पैलेस्टीनियन लैंड, जूश सेटलमेंट धीरे धीरे इतनी है। फिर 1947 का जब यूनाइटेड नेशन का ही पार्टीशन प्लान आया तो उस टाइम पे इतनी सेटलमेंट बढ़ जाएगी। यानी ये जो ग्रीन कलर एरिया दिख रहा है, ग्रीन कलर इज दी अरब एरिया, यहाँ पर सारे इस्लाम वाले जो मुस्लिम्स हैं वो लोग रहते हैं। दिस इज अरब एरिया, पैलेस्टीन है, ये पैलेस्टीन है। एंड जैसे ही यूनाइटेड नेशन पार्टीशन की बात करेगा कितना सेटलमेंट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में जब वॉर होगी तो 1949 से लेकर के 67 तक ये जो वाइट एरिया दिख रहा है दिस विल बी इजराइल। एंड फिर आज के टाइम पे जो रियल टाइम मैं आपको बता रही हूँ 2019 का एट प्रेजेंट, इसराइल में देखिए गाजा स्ट्रिप में कोई इनरोड नहीं है, गाजा स्ट्रिप में ये एंटर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन ये वेस्ट बैंक देखिए पहले क्या हुआ करता था, धीरे धीरे कितना श्रिंक होता जा रहा है और अब कितना फ्रैगमेंटेड है, इट इज सो मच फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेशन देखिए बहुत ज्यादा हो चुका है आज के टाइम पे। रीजन बीइंग कि एक तो ये पूरा कंट्रोल चाहते हैं बिकॉज जेरूसलम जो है वो यहाँ पर है वेस्ट बैंक के अंदर में, और जेरूसलम बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है दोनों के लिए, अरब लोगों के लिए भी एंड इजरायली लोगों के लिए भी। एंड जेरूसलम को ये दोनों लोग अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, जैसे वेस्ट बैंक में भी हम देखते हैं दे वांट टू मेक इट एज द कैपिटल। इसराइल ने भी इसको अपनी कैपिटल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है, और यूएसए ने पहले तेल अवीव हुआ करता था इसकी जो कैपिटल थी, अब इस जेरूसलम है, और ये बहुत ही फ्रैगमेंटेड है बेसिकली। सो हम देखते हैं जब 1967 की वॉर हुई तो यूएन चार्टर में ये चीज मेंशन है कि अगर आपने वॉर की है, ठीक है, और दे कैन लॉफुली बी नो टेरिटोरियल गेन्स फ्रॉम वॉर इवन बाय अ स्टेट एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और पूरा लाहौर ऑक्यूपाई कर लिया, तो यूएन चार्टर में ये चीज मेंशन की गई है कि इससे टेरिटोरियल गेम्स कोई नहीं होंगे किसी भी वॉर से, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में भी नहीं होंगे। चाहे इंडिया अपने सेल्फ डिफेंस में बोल सकता है पाकिस्तान ने अटैक किया था तो हमने अब ऑक्यूपाई कर लिया, वी आर नॉट गिविंग बैक, ये ऐसा यूएन चार्टर में मेंशन है। इसीलिए हम देखेंगे 6 डे वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया विच वॉज द लैंड फॉर पीस। एंड इसमें ये मैंडेट रखी गई कि इसराइल को वापस करनी पड़ेगी ये जितनी भी कैप्चर्ड एरियाज हैं उन सभी डिफीटेड नेशंस को। इसके चलते इसराइल रेडी नहीं होगा, इसराइल इज रिलक्टेंट, ये नहीं देना चाहता था वापस ये कैप्चर टेरिटरीज को। तो हम देखेंगे कि इसके चलते दोबारा से एक वॉर होगी 1973 में। इसराइली लोगों का एक फेस्टिवल होता है योम किपुर, योम किपुर वाले दिन ही फेस्टिवल होगा, उस दिन वॉर शुरू होगी, योम किपुर वॉर के नाम से ये जाना जाता है, इसीलिए अरब और इसराइल के बीच में, अरब कंट्रीज के बीच में, जिसमें इसराइल इस टाइम हार जाएगा। अभी तक देखिए 1949 में जब वॉर हुई 48-49 में तब इसराइल नहीं हारा, 1967 की वॉर में नहीं हारेगा, अब यहाँ पर हार जाएगा, जिसके चलते कुछ सालों बाद इसराइल और इजिप्ट के बीच में एक पीस ट्रीटी साइन होगी, और इस पीस ट्रीटी के चलते हमें देखने को मिलेगा कि इसराइल सिनाई पेनिनसुला वापस कर देगा और इजिप्ट ऐसा पहला नेशन बन जाएगा, अरब नेशन, टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसराइल, पहला ऐसा स्टेट, जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रेसिडेंट होंगे इजिप्ट के, इनका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा, मतलब विल बी मर्डर्ड फॉर दैट, विल सी। बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इनको। एंड अब बात करते हैं इसराइल में, देखिए कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं ऑब्वियसली, जहाँ पर इतनी सब कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वहाँ पर जब पैलेस्टीनियन पीएलओ बना तो ये पीएलओ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हम देखेंगे कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी फर्दर आएंगी। तो 1987 में हमास, हमास एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, ये पैलेस्टीनियन लोगों को लिबरेट करने के लिए जिहाद के थ्रू ये चीज एग्जिस्टेंस में आई, ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड इन्होंने इसराइल को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। इनफैक्ट ये ईरान और सीरिया दोनों हैं शिया स्टेट्स। आपको मैंने आज ही बताया था आई थिंक जब हमने सुबह बात की थी कि इसराइल हमेशा ये सीरिया पे ब्लेम करता है
कि सीरिया में जो हमास है इनको सपोर्ट किया जाता है, इनको यहाँ पर रिफ्यूज दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ से ऑपरेट करने की, ये यहाँ से ऑपरेट करते हैं बेसिकली, सीरिया हेल्प करता है। एक तो है हमास, दूसरा है फतह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये दोनों ना हम देखेंगे, फतह जो है ये है पीएलओ की फैक्शन। पीएलओ की फैक्शन, इसको वेस्टर्न नेशन से काफी सपोर्ट भी मिला है। फैक्शन हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइम्स पे। अनदर थिंग दैट वी गेट टू नो इज कि इसराइल ने जब ऑक्यूपाई किया तो उस टाइम के बाद काफी अपराइजिंग्स भी होंगी। देयर विल बी टाइम्स जब बहुत ज्यादा सॉर्ट ऑफ फाइटिंग या अपराइजिंग्स इनको बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं, इंटिफाडा भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो फर्स्ट इंटिफाडा, सेकंड इंटिफाडा ऐसे होगा। तो फर्स्ट इंटिफाडा होता है, देखिए इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में टेंशन एस्केलेट हुई जब इसराइल अपनी वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में भी सेटलमेंट धीरे धीरे बढ़ाना लग जाएगा। अभी तक तो सिर्फ यही था कि दिस इज गाजा स्ट्रिप एंड दिस इज वेस्ट बैंक, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाता जाएगा, जिसकी वजह से आज आप देखोगे तो वेस्ट बैंक कुछ ऐसा दिखेगा। सो इसकी वजह से टेंशन बढ़ने और भी लग गई, क्योंकि आपने जो पैलेस्टीनियन को लैंड बाकी की दी उसमें भी आप फर्दर इंक्रीज कर रहे हो अपनी सेटलमेंट्स। तो जो लोग वेस्ट बैंक में रह रहे थे या जो गाजा स्ट्रिप में रह रहे थे, यहाँ पर इनके इसराइल के खिलाफ ये लोग राइट्स शुरू कर देंगे 1987 में। इनके अगेंस्ट में राइट्स, डेमोन्स्ट्रेशन सब कुछ होगा। दैट इज द फर्स्ट अपराइजिंग और द फर्स्ट इंतिफाडा, जिसके चलते आगे जाकर के ऑस्लो पीस अकॉर्ड साइन होगा। ऑस्लो पीस अकॉर्ड, यूएसए यहाँ पर इतनी जब राइजिंग हो रही है, यूएसए ऑब्वियसली इसराइल का एलाई है, तो यूएसए यहाँ पर मीडिएट करेगा, रशिया भी यहाँ पर मीडिएट करेगा। 1993 में इसराइल एंड पीएलओ के बीच में एक ऑस्लो पीस अकॉर्ड साइन करवाया जाएगा, जिसपे ये चीज बात की गई कि 2 स्टेट सोल्यूशन इज बेटर। 2 स्टेट सोल्यूशन मतलब एक इसराइल एक पैलेस्टीन, और पैलेस्टीन एंड इसराइल दे साइन दिस डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, जिसमें दोनों ही नेशंस ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने का एक्सेप्ट किया कि वी विल रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो पीएलओ ने यहाँ पर इसराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, कि ठीक है इसराइल इज अ सेपरेट नेशन। इसराइल ने भी ये चीज एक्सेप्ट की कि जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज थी, यानी ये गाजा स्ट्रिप को एंड साथ ही साथ वेस्ट बैंक को अपनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में मानता था। इसने भी एग्री किया कि ठीक है हम इंडिपेंडेंस दे देते हैं तुमको, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद हम देखेंगे कि ये जो टेरिटरीज होंगी ये इसराइल के पोजीशन में रहेगी, अभी भी काम नहीं कर पाएगा ये। तो आगे फिर एक समिट होती है विच इज कैंप डेविड समिट 2000 में। इन द ईयर 2000 कैंप डेविड समिट होगी। कैंप डेविड समिट में भी क्या होगा, इट एम टू हेल्प द टू साइड्स फाइनली अग्री ऑन सेटलमेंट की, लेकिन ये भी फेल हो जाएंगी कि कोई सोल्यूशन लाने की बात इसमें की जाएगी। क्योंकि ये भी फेल हो जाएंगी तो अब दूसरी अपराइजिंग होगी विच विल बी द सेकेंड इंटिफाडा। सेकेंड इंटिफाडा होती है 2000 से लेकर के 2005 तक। तो 2000 में वॉलेट प्रोटेस्ट दोबारा से अपराइजिंग शुरू होगी। बहुत सारे जो सिविलियंस होंगे दोनों साइड पे इनकी मौत हुई, एंड दिस वाज द सेकेंड इंटिफाडा। एंड डिफेंसिव मेजर में हम देखेंगे कि अपने आप को बचाने के लिए ऑब्वियसली इनके साइड के सिविलियंस की भी डेथ हो रही है, इसराइल के साइड की भी। तो इसराइली क्या करेंगे, एक वेस्ट बैंक बैरियर बना देंगे। यहाँ पर दीवारों से, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, पूरा वेस्ट बैंक इस तरीके से सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से यहाँ पर खड़ी कर देंगे दीवारें, ताकि इसराइल एंड पैलेस्टीन की जो सेटलमेंट्स हैं उनको सेपरेट रखा जा सके। और साथ ही साथ इसमें गाजा एक्सपल्शन प्लान आया। ये एक यूनिलैटरल डिसआर्ममेंट प्लान था एक्चुअली। वेस्ट बैंक वाली साइड पे तो देखिए दीवारें लगा दी गई, ठीक है। यहाँ पे तो वेस्ट बैंक बैरियर बना दिया गया, एज यू कैन सी, लेट मी शो यू। यस, यू कैन सी हियर कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा ऐसे पूरा दीवारें बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। एज यू कैन सी हियर ये पूरी दीवारें यहाँ पर चल रही हैं। सो ये पूरा दीवार से अलग से कर देंगे, ठीक है। सो वी सी दैट ये किया जाएगा, लेकिन गाजा के साथ में, गाजा स्ट्रिप के साथ में यूनिलैटरली इसराइल यहाँ पर अपनी डिसआर्ममेंट कर देगा,
ठीक है, कि यहाँ की जो डिफेंस फोर्सेस हैं ये गाजा स्ट्रिप को छोड़ देंगी और जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक की, 4 कुछ सेटलमेंट थी, यहाँ से भी ये निकल जाएंगे। यहाँ से सेकेंड इंतिफाड़ा के बाद ये हुआ। तो हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फतह है, इनके बीच में भी टेंशन्स क्रिएट रहती हैं। जैसे कि गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करने वाले हैं हमास, हमास इसको कंट्रोल करते हैं, सीरिया इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। देन कम्स वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक में आते हैं फतह कंट्रोल एरिया। सो वी सी दैट ऑस्लो अकॉर्ड के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी क्रिएट की जाएगी जिसमें लिमिटेड सेल्फ रूल पावर यहाँ पर आएगा। इसकी बात की गई थी कि ऑक्यूपाइड टेरिटरी में लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस राइट्स इनको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ हमास और फातह के बीच में पॉलिटिकल पावर को लेकर के। सबसे पहली बात, जो हमास है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गाजा स्ट्रिप में है अभी एट प्रेजेंट ये लोग एक्टिव, बट दे डू नॉट एक्सेप्ट दिस ऑस्लो पीस अकॉर्ड। ये ना 2 स्टेट पीस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, ये पूरा स्टेट चाहते हैं। ठीक है, ये गाजा को कंट्रोल कर रहे हैं, ईरान और सीरिया इनको सपोर्ट करता है, एंड कहीं ना कहीं रशिया भी हम देखेंगे कि सपोर्ट करता है। एंड वी सी दैट कि ये पूरा स्टेट चाहते हैं, मतलब एज इट इज पूरा पैलेस्टीन डिमांड करते हैं। ये इनको मतलब ऐसे डिस्प्यूटेड जो रीजन में आप पार्टीशन करके दे देते हो, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो 2006 में वी विल सी दैट हमास पैलेस्टीनियन इलेक्शन जीत जाएंगे एंड यहाँ से पूरा टेंशंस इंक्रीज होंगी फतह एंड हमास के बीच में पावर को लेकर के, क्योंकि इनकी बेसिक यही है कि हमको पूरा स्टेट चाहिए, होल स्टेट चाहिए, दे आर लाइक दैट। तो काफी स्ट्रगल के बाद में 2011 में जो पैलेस्टीनियन राइफल्स होंगे फतह एंड हमास, ये खुद एक रिकंसाइलेशन पैक्ट साइन करेंगे आपस में, वरना ये लड़ते रहते थे, पावर स्ट्रगल रहता था। तो गाजा आज के टाइम पे हमास कंट्रोल करते हैं और पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक कंट्रोल करते हैं फतह। ठीक है, और आपको पता ही है वेस्ट बैंक में तो इजरायली सेटलमेंट्स भी हैं। देन एक ऑपरेशन आया था, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज। इजराइल ने ये ऑपरेशन किया था हमास को पनिश करने के लिए, क्योंकि काफी इजरायली सेटलर्स थे, इन्होंने उनको अबडक्ट किया और उनको मारा भी, दैट्स वाई। तो इसराइल पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट में अब यूएस कहां पर आता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अभी तक ये समझ में आया कि हो क्या रहा है। इनफैक्ट जेरूसलम को लेकर के भी अभी जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ना, एट प्रेजेंट जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जेरूसलम के ऊपर है। मतलब पीस आ सकता है, लेकिन जेरूसलम को लेकर के ज्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्योंकि दोनों ही जेरूसलम को अपनी कैपिटल बनाना चाहती हैं। इस वजह से ये पीस रेजोल्यूशन अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो बात करते हैं कि यूएसए इसमें कहाँ आता है। देखिए यूएसए काफी मेन रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे मीडिएटर के फॉर्म में दोनों के बीच में। ठीक है, एंड हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक और कोऑपरेशन को भी इसके चलते यू नो इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को क्रिटिसाइज किया है, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने, दूसरे अरब ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ने यूएसए की जो स्टैंड है इस चीज को लेकर के काफी क्रिटिसाइज किया गया है। स्पेशली क्यों क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि जब भी इसराइल और पैलेस्टीन पे कोई भी बात होती है, कोई भी रेजोल्यूशन आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएसए हमेशा अपनी वीटो पावर यहाँ पर यूज करती है। रीजन बीइंग क्योंकि यूएसए एलाई है इसराइल की, दैट्स व्हाई। सो यूएसए के अंडर में अगर आप देखोगे तो इट हैज मोर जूस देन इजराइल इटसेल्फ। इतने जूश लोग इजराइल में नहीं हैं जितने यूएसए में है, और ये वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी क्रिएट की गई है यूएसए में। जूस हैव सिग्निफिकेंस कंट्रोल ओवर यूएस मीडिया, यूएस की इकोनॉमी पे इनका बहुत कंट्रोल है, दैट्स व्हाई इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इनफैक्ट हम देखेंगे हर साल इसराइल को $3 बिलियन डायरेक्ट फॉरेन असिस्टेंस में दिया जाता है एवरी ईयर, जो कि अमेरिका की एंटायर फॉरेन एड बजट जितनी अमेरिका देता है किसी भी कंट्री को, उसका 1/5 हिस्सा सीधा सिर्फ इसराइल को मिलता है। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। और यूएसए हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इट्स इंटेंशन, पैलेस्टीन को लेकर के वीटो अपनी करता है, ठीक है, स्टेटहुड के लिए, वी सी दैट, and due to which Palestine has to be satisfied
with a non-member observer status in United Nation. अभी भी non-member observer status दिया गया है because statehood ही नहीं है यहाँ पर इनके पास में. That's why. So we see that Obama administration के अंडर में भी US and is it stuck? अभी बताइए. आवाज आ रही है? इट्स ओके. थैंक यू सुमंत. ओके. आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज ही के सेशन में, बार बार स्टक होकर के पूरा फ्लो मेंटेन जो रहता है वो ब्रेक हो जाता है. एनीवेज, कहाँ तक सुना आपने? आई वाज टॉकिंग अबाउट वीटो तक. अच्छा. हाँ, तो हम देखते हैं कि क्योंकि स्टेटहुड नहीं है पैलेस्टीन को, दैट इज वाई नॉन मेंबर ऑब्जर्वर में आता है यूनाइटेड नेशन में. इनफैक्ट हम देखते हैं कि इजराइल इज अगेंस्ट ईरान ऑल्सो. क्यों ईरान के अगेंस्ट में है? बिकॉज ईरान बैक करता है हमास को. दैट्स वाई इशू हो रहा है. ओके. तो टेक्निकल इश्यूज के लिए इनको कुछ करना है. बिकॉज आई रिमेम्बर अभी 2 दिन, अभी 4-5 दिन पहले ही आई वाज टेकिंग वन क्लास एंड इन द मिडल ऑफ दैट वो आवाज मैं बार बार अपनी साइड से रिफ्रेश कर रही हूँ एंड इट इज नॉट वर्किंग. सो दे शुड वर्क ऑन इट. इतनी प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर. दिस शुड नॉट हैपन. चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं. दोबारा से प्रॉब्लम आए तो बता देना. आई इंस्टेंटली गॉट योर मैसेज, सो दैट्स अ गुड थिंग एटलीस्ट. खैर, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 की, ऑब्वियसली यूएसए के साथ में, कहीं ना कहीं इससे इजराइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, इरिटेशन होगा ऑब्वियसली. एंड इसके लिए यूएसए को क्रिटिसाइज भी किया था इजराइल ने. ऐसा क्यों है? देखिए, जो इजराइल है दैट इज अगेंस्ट ईरान बिकॉज ईरान सपोर्ट करता है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, हमास को. और हमास पूरे स्टेट को वापस चाहती है. हमास रिकॉग्नाइज नहीं करती है इसको. क्या नाम है? इट डज नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ स्टेट. सो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में यूनाइटेड नेशन में अलाउ किया गया था एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जिसके चलते इसराइल की जो ग्रोइंग सेटलमेंट थी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, जैसे कि वेस्ट बैंक में स्पेशली, उसको इलीगल करार दिया गया. मतलब ये सोचिए कि स्ट्रॉन्ग एलाई है इसराइल, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें अभी भी मतलब टेंशन क्रिएट कर सकती हैं यहाँ पर. ठीक है. एंड उसके बाद हम देखेंगे कि सारे उसके बाद से, उस वोट के बाद से उस तक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सारे रेजोल्यूशंस ब्लॉक किए गए थे, जिसके चलते criticizing Israel by using its veto power in the United Nations Security Council basically. लेकिन ट्रम्प के अंडर में ही इज मोर इंक्लाइन टू इजराइल टुडे. तो यहाँ पर जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं इसराइल के, ये और बढ़ सकती हैं ट्रम्प के अंडर में, बढ़ भी रही हैं इनफैक्ट. और हम देखेंगे कि पिछले साल जब जेरूसलम को फाइनली इन्होंने अपनी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है जेरूसलम को, दैट इट इज द कैपिटल. अब ये अपना डॉक्यूमेंट, देखिए इससे पहले क्या होता है, जैसे कि आप क्लेम कर रहे हो कि आपकी कैपिटल है, लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं की. ठीक है. तो आप कोई प्रूफ या ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकते. तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत काम आता है. जैसे कि पाकिस्तान ने अभी 2017 में सेम चीज पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ करने की कोशिश की, उसको 5th प्रोविंस डिक्लेयर करने की कोशिश की. तो हम देखते हैं कि यही सेम चीज, यही अटेम्प्ट इसराइल के साथ इसराइल ने की. एंड ट्रम्प के अंडर में इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया. No action has been taken. So what does this Palestine want then? हम ये देखते हैं कि पैलेस्टीन चाहता क्या है. देखिए,
ये चाहता है कि इजराइल सबसे पहले तो जो 1967 बॉर्डर से पहले जो इजराइल हुआ करता था, ठीक है, वो इजराइल ये चाहता है, पैलेस्टीन चाहते हैं कि अलग से एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट बने जिसमें पूरा वेस्ट बैंक हो और पूरा गाजा हो। लेकिन हम देखते हैं गाजा में फिर भी इनरोड्स नहीं है, वेस्ट बैंक में फर्दर ये इंक्रीज कर रहे हैं अपनी सेटलमेंट को। दूसरा, इजराइल शुड स्टॉप ऑल एक्सपेंशन ऑफ सेटलमेंट्स बिफोर कमिंग टू पीस टॉक्स। ये जो जितनी भी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसको रोकने की जरूरत है। दूसरा, पैलेस्टीन वांट्स पैलेस्टीन रिफ्यूजीज जिन्होंने अपने घर 1948 में जितने अपने होम्स थे वो लूज किए, वो वापस आ सकें, ठीक है। वापस आएंगे तो यानी इजराइल में भी सेटल हो सकते हैं वो लोग एज मुस्लिम्स, दे कैन डेफिनेटली सेटल देयर, रोक नहीं सकते। पैलेस्टीन चाहता है ईस्ट जेरूसलम इनकी कैपिटल हो इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट की। लेकिन सबसे पहली चीज, इजराइल चाहता है जेरूसलम पे अपनी सॉवरेनिटी। सेकेंड थिंग इज अपनी सुप्रीम अथॉरिटीज पे चाहता है कि जेरूसलम इनका कैपिटल बने। दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल एज अ जूइश स्टेट, यानी जूइश स्टेट का मतलब है कि ये सिर्फ इसमें यही रिलीजियस कम्युनिटी रहे, तो यानी ये अलाउ नहीं करेगा ये जो रिफ्यूजीज पैलेस्टीन रिफ्यूजीज यहाँ से निकल करके गए थे, ठीक है, ये अगर वापस आना चाहते हैं तो पैलेस्टीन में आ सकते हैं, इजराइल में इनको एंट्री नहीं मिलेगी, ये इजराइल का कहना है। तो यानी वेस्ट बैंक में भी इजराइल जेरूसलम की डिमांड कर रहा है। स्पेशल क्या है जेरूसलम में? इट्स अ सिटी जो कि इजराइल और वेस्ट बैंक के बॉर्डर में है बिल्कुल, तो जेरूसलम इसको चाहिए, ये सिटी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर कुछ होलीएस्ट साइट्स हैं जुडाइज्म से, इनके रिलीजन से रिलेटेड, साथ ही साथ इस्लाम की भी कुछ होली श्राइन्स हैं यहाँ पर। सो व्हाट वी सी इस दोनों को ही ये चाहते हैं कि अपनी कैपिटल बनाना, जिसके चलते कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है। वेट अ मिनट। ओके, सो सोल्यूशन क्या है इसमें इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट का? द बेस्ट सोल्यूशन इज अ टू स्टेट सोल्यूशन। एक तो ये है, ठीक है, दैट वुड एस्टैब्लिश पैलेस्टीन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन गाजा एंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट बैंक, ये चाहते हैं ये। एंड टू स्टेट में थ्योरी में बहुत क्लियर है कि दो अलग अलग स्टेट्स बने, ठीक है, डिवाइड हो जाए, प्रैक्टिस में ये बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस में बहुत डिफिकल्ट है। या फिर ऐसा किया जा सकता है कि एक स्टेट बनाया जाए जिसमें पैलेस्टीन भी रहे, जिसमें ये लोग भी रहें, क्या नाम है, अरब लोग भी इसी का पार्ट हो एंड इजरायली भी इसका पार्ट हो। लेकिन ये वायबल ऑप्शन नहीं है। वैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से तो किया जा सकता है, तो या तो टू स्टेट सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, व्हाट आर द आउटकम्स, या फिर वन स्टेट। पीस के लिए रोड मैप क्या है, वो ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर एनालिटिकली वाइज अगर हम देखें तो जो पैलेस्टीन है, लाइक ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, इट इज द ओल्डेस्ट अनसेटल्ड इशू इन वेस्ट एशिया। कोई भी इमीडिएट एंड अभी निकल के नहीं आ रहा है कि इसका कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो इससे। इंडिया इनफैक्ट हैज बीन कंसिस्टेंट इन एक्सटेंडिंग इट्स सपोर्ट। इंडिया का जो सपोर्ट है पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी नेशनल फॉरेन पॉलिसी का। हम देखते हैं 1974 में इंडिया वाज द फर्स्ट नॉन अरब स्टेट जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सोल एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव पैलेस्टीनियन लोगों का रिकॉग्नाइज किया था। इनफैक्ट आगे जाकर के 1988 में इंडिया विल बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट। हमने सबसे पहले एज अ स्टेट पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया 1988 में। 1992 में हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट शुरू हुई है इसराइल के साथ में। सो 1996 तक आते आते इंडिया ने गाजा स्ट्रिप में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी ओपन कर दिया, जिसको लेटर ऑन शिफ्ट कर दिया गया ऑल्दो 2003 में।
खैर, बायलैटरल विजिट्स हमारी होती रहती हैं, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की हमारे पैलेस्टीन में, ठीक है, एंड लास्ट ईयर हुई थी इनफैक्ट 2018 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। हम देखते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रणब मुखर्जी, ठीक है, हमारी जो मिनिस्टर्स थी लेट सुषमा स्वराज, शी ऑल्सो वेंट देयर, एंड दूसरे भी जाते रहते हैं। तो विजिट्स काफ़ी होती हैं यहाँ पर, बायलैटरल विजिट्स रहती हैं। सो इस पूरे इसमें पीआर कुमारस्वामी का कहना है रिगार्डिंग दी पैलेस्टीन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की, कि मोदी गवर्नमेंट को अपनी पैलेस्टीनियन की पॉलिसी को रीडिफाइन करने की जरूरत है। इंडिया इज नो लॉन्गर विलिंग कि अपनी जो इजरायली पॉलिसी है उसको पैलेस्टीनियन प्रिज्म से देखे। यूजुअली क्या था कि इंडिया ऐसे ही देखा करता था, कोई भी एक्शन इसराइल के साथ में एंगेजमेंट करना है, कहीं ना कहीं पैलेस्टीन का एंगल आता था कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा स्टैंड पैलेस्टीन को लेकर के क्या चीज दर्शाए। लेकिन पी आर कुमारस्वामी का कहना है कि मोदी ने ये जो पैलेस्टीन की पॉलिसी है ये रीडिफाइन कर दी है। मोदी ने क्या किया है, डीहाइफनेट कर दिया है, इसराइल को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये, इसराइल एंड पैलेस्टीन के साथ में रिलेशन को, ऐसी पोजीशन फॉलो हो रही है। तो इनफैक्ट काफी शिफ्ट आया है मोदी के अंडर में। इनफैक्ट पहला ऐसा साइन देखा था 2015 में। 2015 में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो वोटिंग हो रही थी वॉर क्राइम्स को लेकर के, कि इसराइल ने कौन कौन से वॉर क्राइम्स कमिट किए हैं, एज वेल एज बाय हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की पैलेस्टीन की, 2014 वॉर जब हुई थी उसके रिगार्डिंग, उसमें इंडिया ने वोट ही नहीं किया। इंडिया चोज टू एब्सटेन इन दैट, कि हम वोट नहीं करेंगे। इंडिया इनफैक्ट आज के टाइम पे हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है टू इजराइल। वी सी दैट 2016 में भी ऐसा ही सिमिलर रेजोल्यूशन लाया गया था, इसमें भी इंडिया ने एब्सटेन किया। पहले क्या होता था, इंडिया हमेशा वोट करता था, ठीक है, हमेशा ऐसे एक्शंस के अगेंस्ट में पैलेस्टीनियन लोगों को सपोर्ट करता था। नाउ दिस इज नॉट हैपनिंग। इनफैक्ट जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी जिसमें ईस्ट जेरूसलम को, देयर वाज नो मेंशन ऑफ दैट ईस्ट जेरूसलम एज पैलेस्टीनियन कैपिटल, ये मेंशन ही नहीं किया इन्होंने। जेरूसलम ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी का पार्ट है, ठीक है, और काफी क्लोज आता है इसराइल के। तो आपको बताया ये कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी आर्कियोलॉजिकल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो उसी चीज को देखा जाता है। तो काफी स्टांस हमारा चेंज हुआ है इसको लेकर के। पी आर कुमारस्वामी इसी स्टांस को हाईलाइट करते हैं और बात करते हैं कि क्या इंडिया की जो पॉलिसी है इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर के, क्या वो डीहाइफनेशन हो चुका है। पहले क्या होता था, एक होता है हाइफनेशन, एक होता है डीहाइफनेशन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाइफनेशन एंड डीहाइफनेशन? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइफनेशन? नो यू डोंट, पूछना चाहिए था ना, जानने आपको। हाइफनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, इंडिया एंड सॉरी पाकिस्तान, जैसे इनिशियली क्या होता था, यूएसए को जब भी इंडिया के साथ में डील करना है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान का रोल बीच में लेकर के आता था कहीं ना कहीं। यानी इंडिया के साथ में कोई भी पॉलिसी फॉलो की जाती थी तो ये कंसिडर करके की जाती थी कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ कोई पॉलिसी ली जाएगी तो इस चीज को ध्यान में रखें कि इस पे इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे। मतलब एक कंट्री के साथ आप डील कर रहे हो और दूसरी कंट्री के साथ में आप पूरे जियो स्ट्रेटेजिक आप इक्वेशन चेंज कर रहे हो कहीं ना कहीं, यानी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दिस इज हाइफनेशन। आप हाइफनेट करते हो, दोनों को जोड़ करके रखते हो कि यहाँ कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसका रिजल्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलेगा टाइप्स, दैट इज हाइफनेशन। देन इसके अलावा होता है हमारा डीहाइफनेशन। डीहाइफनेशन में क्या होता है, जैसे पहले इंडिया क्या करता था, इसराइल और पैलेस्टीन के साथ में जब भी इंडिया को इंगेज करना होता तो बहुत कॉशियसली करता था, क्योंकि
इसी की वजह से इज़राइल के साथ में ज़्यादा इंडिया एंगेज भी नहीं कर पा रहा था। रीज़न बीइंग कि ज़्यादा एंगेजमेंट का मतलब है कि अगर ज़्यादा एंगेजमेंट हुई तो इंडिया का स्टैंड पैलेस्टीन को लेकर के क्वेश्चन में आएगा। दिस इज़ व्हाट वी सी। तो पहले हाइफनेशन था, ऐसे हाइफन बीच में होता है, हाइफनेशन होता है कि इज़राइल के पर्सपेक्टिव से कुछ एक्शन लेंगे तो पैलेस्टीन के ऊपर इंडिया का जो स्टैंड है उसको क्वेश्चन किया जाएगा। आज के टाइम पे मोदी के अंडर में ये डी हाइफनेशन हो चुका है, अब कोई ऐसा हाइफनेशन नहीं है। अगर हम इज़राइल के साथ डील कर रहे हैं तो हम सिर्फ इज़राइल के साथ डील करें, तो हमसे कोई ये मत पूछे कि पैलेस्टीन का क्या। अगर हम पैलेस्टीन के साथ में डील कर रहे हैं तो वी विल नॉट टॉक अबाउट इज़राइल एट ऑल। ये होता है डी हाइफनेशन की पॉलिसी। सो इंडिया अभी मोदी गवर्नमेंट के अंडर में डी हाइफनेशन की पॉलिसी फॉलो कर रही है। तो इसमें काफ़ी स्कॉलर्स हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, डी हाइफनेशन की पॉलिसी के बारे में। तो इसमें कहना है, जैसे एक एम्बेसडर है तलमीज़ अहमद। तलमीज़ अहमद का कहना है कि इंडिया की जो रिलेशनशिप है पैलेस्टीन एंड इसराइल के साथ में आज के टाइम पे वो टोटली सेपरेट है। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों सेपरेट हैं। जैसे कि पैलेस्टीन के साथ में हम देखेंगे तो पैलेस्टीन के साथ में हमारा इनके कॉज को लेकर के सपोर्ट है, ठीक है। हम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ में खड़े हैं, वी वांट कि इनकी भला हो। लेकिन हमारे इज़राइल के साथ में जो रिलेशंस हैं वो नेशनल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि इज़राइल के साथ जो हमारे रिलेशंस है उसको आप पैलेस्टीन के साथ में एसोसिएट कर दो। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो डी हाइफनेशन है। तो इसी में तलमीज़ अहमद ये कहते हैं बेसिकली कि मोदी गवर्नमेंट जो है they have succeeded in dehyphenating this relationship। इनको अलग अलग करने में काफी हद तक सक्सेस पाया है एंड ये सही भी है। इसको सपोर्ट करते हैं तलमीज़ अहमद, being an ambassador and being from the Arab Muslim community, we see that he is of this belief। so approach जो है he talks about कि जीरो सम डिप्लोमेसी की दैट इज रॉन्ग फॉर मिडल पावर लाइक इंडिया। मतलब आप इनके साथ भी करो, पैलेस्टीन के साथ करो और इसराइल के साथ जो एंगेजमेंट कर रहे हो, नेट रिजल्ट उसमें दोनों को आप खुश रखो। तो ये अप्रोच गलत होती है, बिकॉज मिडल पावर जो होती है उनकी जीरो सम अप्रोच नहीं होनी चाहिए डिप्लोमेसी की। सो व्हाट वी सी इज ये चीज बोली जाती है। बाकी हर्ष पंत का अगर माने तो हर्ष पंत बोलते हैं कि आज के टाइम पे जो ये डिहाइफनेशन हुआ है, जो इंडिया की इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर के जो पोजीशन है उसको जो रीइवैल्यूएट किया गया है, ये इस बेसिस पे रियलाइज किया गया है कि इंडिया में ज्यादातर प्रो अरब स्टैंस वेस्ट एशिया का लिया जाता है। लेकिन इसकी वजह से जो हम प्रो अरब स्टांस लेते हैं, इससे इंडिया को कोई फायदा नहीं मिला इन सब कंट्रीज से। इंडिया हमेशा से प्रो अरब स्टांस लेता आया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया को लेकर के, या दूसरी कंट्रीज, ईरान हो गया। जिन भी कंट्रीज के साथ में एंगेज करता है, इंडिया को वहां से कोई फायदा नहीं मिला। ये चाहता था कि प्रेशर क्रिएट करे पाकिस्तान पे, जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को कुछ फायदा तो मिले इनके साथ में एंगेज करने का। तो वो तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, दैट हैज नॉट हैपेंड। सो जब ये फायदा ही नहीं हो रहा है इंडिया को, तो इंडिया शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट दिस। इंडिया को कोई फायदा नहीं हो रहा है यहाँ से। तो इंडिया को कभी भी कोई बैकिंग नहीं मिली किसी अरब कंट्री से, जब भी उसने कश्मीर इशू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की है, कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ कंट्रीज, जो अरब कंट्रीज हमको सपोर्ट कर सकती थी। जैसे कि अरब नेशन है दिस जॉर्डन। Jordan have been able to keep their traditional ties with Palestine intact। नई रिलेशनशिप भी बना रहा है जॉर्डन इसराइल के साथ में, यानी पैलेस्टीन के साथ में भी रिलेशनशिप चल रही है जॉर्डन की, एंड साथ ही साथ पैलेस्टीन के साथ में भी चल रही है। सो वी सी दैट देयर इज नो रीजन फॉर इंडिया नॉट टू टेक द सिमिलर रूट एज दैट ऑफ जॉर्डन। हर्ष पंत इसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इसके चलते इंडिया के को ज्यादा डिप्लोमेटिक रूम मिलेगा काम करने के लिए, फर्दर और इंगेजमेंट करने के लिए। सो ये आपको समझ में आ रहा है। सो दीज आर द टू थिंकर्स जो आप
यहाँ पर कोट कर सकते हो। एंड रिगार्डिंग दीज 2-3 थिंकर्स, ऐसे तो बहुत सारे मैं थिंकर्स के आपको एक पीडीएफ दे दूंगी, एंड इट इज थ्रू दैट पीडीएफ आप एक बार उसको गो थ्रू करना, तो यू विल रियलाइज दैट कि एक बार पढ़ के देखोगे तो बहुत रिच इनका व्यू रहता है, और कहीं ना कहीं कुछ जो स्कॉलर्स हैं एक अलग एंगल से देखते हैं, तो वही एंगल आप पॉजिटिव नेगेटिव में आप यहाँ पर डाल सकते हो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में। बाकी दिस पीडीएफ दैट आई हैव गिवन, यू कैन गो थ्रू दिस इज लार्जली हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत इशू इम्पोर्टेंट है। बाकी Saudi support abrogation on this 370, yes that is true, एब्रोगेशन ऑन 370 को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है ना। बात आ रही है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के चिन्ह में। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर के क्या स्टैंड है, ठीक है ना। 370 तो ठीक है, वो तो हमेशा से ही हमारे कंट्रोल में। व्हाट अबाउट द अदर थिंग। सो आपका जनरल स्टडीज में जो इसमें फायदा करेगा, एवरीथिंग दैट आई हैव गिवन। दूसरी चीज, अब जो चीज आपको एनालिसिस जैसे बताया है क्या स्टांस होना चाहिए इंडिया के डी हाइफिनेशन एंड ऑल, सेम चीजें आप जनरल स्टडीज में लिख सकते हो, बस बिना नाम के लिखते हैं, रादर देन कॉलिंग कि हर्ष वी पंत ने ये बोला या इस एम्बेसडर ने ये बोला। नाम हटा दो और सिंपल जो इनके व्यूज हैं उनको हाईलाइट कर दो। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा यहाँ पर। और यहाँ पर नहीं लिखना आपको जनरल स्टडीज में कि अकॉर्डिंग टू सी राजा मोहन या अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू दैट, अदरवाइज एनालिसिस इसमें सेम रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशंस एंड इंडिया पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। सोल्यूशन अभी तक भी कोई नहीं आ पाया है, गो थ्रू द पीडीएफ, रीड इट जस्ट वंस एंड यू आर डन with it. So this is it for today's class. I'm going to end this session now. Thank you very much. एंड आपका 1 को आई विल बी टेकिंग एन ऑफ। संडे को मैं थोड़ा छुट्टी दूंगी बिकॉज बहुत सारी क्लासेस अभी लगातार हो रही हैं, सो विल टेक एन ऑफ। अच्छा, एक और चीज बता देना कि आंसर राइटिंग के सेशंस का टाइमिंग क्या रखना है नेक्स्ट मंथ के लिए। आप लोगों की आंसर राइटिंग करवानी है, तो अकॉर्डिंगली हैव सम डिस्कशन इन द ग्रुप, जो टाइम आपको सूट करे, वेदर इट इज मॉर्निंग में नहीं रखेंगे, आई एम प्रेफरिंग इवनिंग ही रहे, इवनिंग या आफ्टरनून, तो जो आपको सही लगता है बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।